मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जान रहे हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो नियमित तौर पर आपका जो टाइम टेबल जैसे वैसे टाइम टेबल पर आपका शेड्यूल पर कराया जा रहा है। बस केवल इंग्लिश का पेपर जो है आप लोगों का कैंसिल किया गया था, तो वो भी 24 जिलों में। तो 24 जिलों का जो पेपर होगा वो 13 अप्रैल को होगा डियर स्टूडेंट्स, और 13 अप्रैल को जो आपके पेपर का समापन भी हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों का अर्थशास्त्र का पेपर है, तो ड्यूरेशंस एक हम लोग महत्वपूर्ण रिवीजन जो चल रहे हैं हम लोग। और देखिए 27 से 28 जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं अर्थशास्त्र के, उन सभी को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ड्यूरेशंस स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात होगी जो कि आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और शादी साथ और वो दीर्घ अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी के लिए वो बहुत ही सेशन महत्वपूर्ण होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहला जो प्रश्न हो जाएगा, उत्पादन की कुल लागत किसके बराबर होती है। डियर स्टूडेंट्स देखिए उत्पादन की कुल लागत होती है वो किसके बराबर होती है, ये हम लोग से पूछा जाएगा प्रश्न। देखिए उत्पादन की जो कुल लागत होती है डियर स्टूडेंट्स, वो देखिए दो दो प्रकार की उसमें लागत होती है, जिसे हम लोग स्थिर लागत बोलते हैं और जिसे हम लोग परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। तो इन दोनों का जो योग होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं उत्पादन की कुल लागत। इसका मतलब टोटल अगर पूछा जाए आपसे कि उत्पादन की कुल लागत क्या होती है, तो किसी भी वस्तु की जो स्थिर लागत होती है और उसकी परिवर्तनशील जो लागत होती है, उन दोनों का जो योगफल होता है वही उत्पादन की कुल लागत कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये पहला आपका प्रश्न हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रश्न की ओर देखिए। सेकंड आपका प्रश्न क्या है, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए संस यहाँ पर लागत की बात कर रहा है या तो आय की बात कर रहा है ना, दोनों चीजें सेम। देखिए यहाँ पर समझिएगा इसको ना, सेम एक समान रेस्पेक्ट में समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न हम लोग क्या है, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में रहने के लिए प्रेरित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसे सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है। अगर अवसर लागत का आपसे डिफिनेशन भी पूछा जाए, तो यदि जितना मैटर आप लोग को दिया गया है ऊपर यदि उतना आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा आपका प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौद्रिक लागत में क्या क्या शामिल है। डियर डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मौद्रिक लागत कहते हैं किसे हम लोग। ठीक है। और यहाँ पर लेकिन हम लोग को बात करनी है कि मौद्रिक लागत में क्या क्या शामिल है, हम लोग किन किन चीजों को मौद्रिक लागत में देखते हैं ना। ये आपका प्रश्न है कि मौद्रिक लागत के अंदर जो हम लोग होता है वो किन किन चीजों को देखते हैं या कौन कौन चीजें जो है मौद्रिक लागत में शामिल है। तो डिस्टेंस जब इसमें लोग बात करते देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है आपका सामान्य लागत हो गया, व्यक्त लागतें हो गया, अव्यक्त लागतें होंगी। तो इन सभी को जो हम लोग देखते हैं वो मौद्रिक लागत में देखते हैं। तो जैसे कोई भी वस्तु की सामान्य लागत हो गई, व्यक्त लागत हो गई, अव्यक्त लागत हो गई, तो इन सभी को के सभी को जो हम लोग हैं वो मौद्रिक लागत की में शामिल करते हैं। तो इन सभी के अंदर इन तीनों का अध्ययन किया जाता है आपका। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का रिवीजन चल रहा है इसको जरूर से देख लीजिएगा, कहीं बाद में ना हो आप लोग को पछताना ना पड़े कि नहीं वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वो छूट गई हम लोगों से। बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा आप लोग का प्रश्न क्या है, कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की परिवर्तनशील लागत क्या होती है। देखिए कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की परिवर्तनशील लागत जो होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है ना, ये पूछ दिया जाए अगर आपसे बहुविकल्पी में या तो ऐसे प्रश्न में पूछ दिया जाए तो क्या कैसी रहती है उसकी लागत, तो वहां पर जो उत्पादन की परिवर्तनशील लागत होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका 4 है और इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की। देखिए संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। संसाधनों के पूर्ण उपयोग की जो समस्या होती है वो किससे संबंधित है। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आपका जो आर्थिक विकास हो जाता है इसी से संबंधित है। तो संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या जो संबंधित होती है वह आर्थिक विकास से संबंधित होती है ना। आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं से जो समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें प्रश्न को। देखिए छठवां आपका प्रश्न क्या है, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। एक फर्म विक्रय लागत पर क्या व्यय करती है ना। तो एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है एकाधिकार प्रतियोगिता में। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या करती है, कोई भी जो फर्म होती है वो विक्रय लागत पर व्यय करती है। तो वो जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता में चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता जब होती है तो उसमें एक फर्म क्या होता है, विक्रय लागत पर क्या करता है, वो व्यय करता है या खर्च करता है उस पर अपने जो भी उसकी आमदनी होती है या तो जो भी उसका व्यय होता है उसे खर्च का पूरा जो आय होता है उसको खर्च करने का वो कार्य करता है। तो छठवें प्रश्न का देखिए आपका एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा,
या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्प और साथ ही साथ बहुविकल्पी के साथ ही साथ ये जो है आपका अति लघु का महत्वपूर्ण सेशन है डिस्टेंस। ठीक है, और इन्हीं में दो प्रश्नों को अगर जोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए आपका दीर्घ उत्तरी अति लघु उत्तरी भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्रश्नों की सीरीज को। सातवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति जबकि उस वस्तु की कीमत दी हुई हो तो, देखिए वस्तु की जो पूर्ति होती है तो वो क्या होती है, वस्तु की कीमत दी हुई हो तो क्या होता है, उस वस्तु की उत्पादन लागत पर निर्भर करती है ना। जो वस्तु की पूर्ति जबकि उस वस्तु की कीमत दी हुई वस्तु की क्या होती है, उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। भाई जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कितना खर्च आया उसी के अनुरूप क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब महंगी वस्तुएं कुछ मिलती हैं, कुछ सस्ती वस्तुएं मिलती हैं, या तो ये रहता है कि भाई सस्ती वस्तुएं मिल रही नहीं क्योंकि उसका उसका बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वो वस्तु उपलब्ध है, या तो वस्तु की कीमत का जैसे क्या कुछ जमाने क्या होता है आपका बहुत ज्यादा महंगा मिलते हैं। तो महंगा के पीछे क्या है कि वस्तु के उत्पादन की लागत भी क्या होता है उसी रेस्पेक्ट में है, और वस्तु की पूर्ति भी कहीं ना कहीं से उसको प्रभावित करती है। तो वस्तु की कीमत दी हुई हो तो उस वस्तु की उत्पादन लागत पर वो क्या करती है, निर्भर करती है। डिस्टेंस, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। सातवां प्रश्न है आपका और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है, आइए अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग का दिया गया प्रश्न संख्या आपका क्या है, प्रश्न संख्या 8 है। स्पष्ट लागतें में निम्नलिखित मुख्य हैं। तो डिस्कशन देखिए, स्पष्ट लागत वे लागत रहते हैं जिनमें कि कुछ ये जो महत्वपूर्ण बातें मैं नीचे बताऊंगा आपको, ये सभी जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। देखिए स्पष्ट लागत का मतलब होता है कि इसमें कंफर्म रहता है कि हाँ लागत इतना लगने वाला है, या कीमतों के बारे में जानते हैं लोग, श्रमिकों के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्पस्ट लागतें में जो निम्नलिखित मुख्य बातें आती है। देखिए पहला तो बात आ गया इसमें कि कच्चे माल की कीमत ना, पहली तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है, कच्चे माल की कीमत। दूसरा क्या होता है, श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों की क्या मजदूरी, तो यानी जब भी काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं तो उनकी क्या मजदूरी होगी, यह भी स्पष्ट लागत के अंतर्गत की मुख्य बात है ना। और पहली बात तो क्या हो गई, अब कच्चे माल की कीमत जो हो गई ये तो पहली बात हो गई, और दूसरी बात हो गई श्रमिकों की मजदूरी हो गई, और तीसरा जो हो जाएगा उधार पूंजी पर ब्याज ना। भाई उधार पूंजी पर ब्याज भी देना पड़ेगा, लिया जाएगा, दिया जाएगा। तो जब भी रहेगा तो उसको तो भाई अगर वो फर्म है या तो अगर वो कंपनी है तो जैसी बात है, तो अगर पूंजी नहीं उसके पास तो उधार पूंजी पर ब्याज भी उसको मिलता है। तो उधार अगर वो पूंजी के लिए उधार मांगता है तो जाहिर सी बात है उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सी कंपनियां होते हैं, बहुत से फर्म होते हैं, तो बैंकों से देखिए कंसल्ट होता है ना। अभी देखते नहीं कि नीरव मोदी इतना रुपया लेके भाग गया, उतना विजय माल्या उतना रुपया लेके भाग गया। तो ये क्या सब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उधार पूंजी पर ये लोग अपना क्या करते हैं, उधार पूंजी पर इकट्ठा मांगते हैं, ये बैंक से पैसे लेते हैं और उनको ब्याज देने का कार्य करते हैं। और उसी में कभी कभी जब इनकी कंपनियां गड़बड़ हो जाती हैं तो फिर ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सही से हम लोग या इन सभी चीज़ों को सुनने को मिलता है कि ये यहाँ हो गए वहाँ हो गई, चीज़ें हो गई वो चीज़ें हो गई ना, भागने वाली बातें जो आती है। स्पष्ट लागते हैं वे लागते हैं जिनको क्या करते हैं हम लोग। देखिए लिसनर्स, बात हुई अभी 8वें प्रश्न में कि मुख्य बातें क्या हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो जो महत्वपूर्ण इसके बातें थी, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका क्या प्रश्न है, स्पष्ट लागतें हैं वे लागतें जिनको क्या करते हैं हम लोग, या कैसे लागतों को हम लोग स्पष्ट लागत बोलते हैं। तो डिस्कशन देखिए, उत्पादन करता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामियों को देता है। उत्पादन करता क्या होता है, उत्पादन के साधनों के बदले क्या होता है, वह उसको किनको देता है, उनके स्वामियों को देता है ना। ये स्पष्ट लागत होता है, और इस मतलब समग्र रूप से देखा जाए तो स्वामियों को प्राप्त हो जाता है ये ना, ये लागतें जो होती है, ये मुख्यतः वे लागतें होती है जिसमें उत्पादन करता क्या होता है, अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामियों को दे देता है। ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट लागत बोलते हैं। कि स्पष्ट का मतलब वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से बात की जा रही है इसकी। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि फर्म की कहलाती है, क्या कहलाती है, उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि फर्म की आय कहलाती है। डिविजन एकदम सीधा सीधा ये प्रश्न है, देखिए सीधा सीधा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी अगर किसी चीज का उत्पादन करा है, यानी फर्म ने किसी चीज का उत्पादन किया और वो बेचा है, तो उस फर्म की वही आय है, या उस फर्म में संगठन करने वाले जो भी उसमें फर्मी लोग हैं, जो भी उसमें भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले लोग हैं, तो वे सभी के सभी लोगों की वही तो आय होती है। भाई जो उससे अर्निंग होगा, जो उससे प्रॉफिट होगा, उसी चीजों को वो लोग आपस में क्या करते हैं, बांटेंगे। तो वही उनकी डिस्टेंस क्या कहलाती है, आय कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूछा हुआ प्रश्न डिस्टेंस आपका जो ये प्रश्न संख्या 10 है ना, बिल्कुल भी इसको हल्के मत लीजिएगा, इसको जरूर एक बार देखकर आप लोग जाइएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, 11वां हम लोग का प्रश्न है डिस्टेंस, आगमन की कुल कितनी अवधारणाएं हैं, आगमन की कुल कितनी अवधारणाएं होती हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो डिस्टेंस टोटल नंबर आप याद रखिएगा कि आगमन की टोटल कितनी अवधारणाएं हैं,
3 अवधारणा है ना। अगर आपसे बहुविकल्पी पूछ दे कितनी अवधारणाएं हैं, उसमें लिख के ऑप्शन में आपको 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो आगमन की टोटल जो अवधारणा होती है ड्यूरेशन वो 3 होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पॉइंट नंबर आपका कौन सा है, 11वां हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति क्या होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति जो होती है ड्यूरेशन, वो पूर्णतया क्या होती है, लोचदार होती है। कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार होने वाली वस्तुएं जो होती है वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति जो होती है पूर्णतया क्या होती है, लोचदार होती है ना। और देखिए मांग की लोच क्या होता है और मांग का नियम क्या है, देखिए इन सबको ड्यूरेशन मैंने बाकायदा पढ़ा रखा है, उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। वे सभी जो प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ड्यूरेशन मैंने खुद पढ़ाया है। आप लोग जाइए, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है अर्थशास्त्र का उसको एक बार ओपन करिए। जब डिजिटल संचालन का आप पेज खोलेंगे तो उसमें तुरंत जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पर देखिएगा अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण कक्षा 12 के हिसाब से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और नहीं खोज पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से नंबर उठाइए 950 690 250 7, तो मैं उस नंबर मैसेज करिए, तब मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। तो बिल्कुल भी समय नहीं है, एक बार रिवीजन जरूर मार लीजिएगा। 3 से 4 घंटे का रिवीजन ड्यूरेशन आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी वो सिद्ध होगा। जो भी डीजी सर पर जितने भी आप लोग को मिल रहे हैं इस समय क्लासेज और जितने भी पहले अपलोड किए जा चुके हैं तो वे सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी उसे मिस मत करिए, नहीं तो बाद में कहीं पछताना ना पड़े आप लोग को। ये ड्यूरेशन आप लोग का 13वां देखिए प्रश्न क्या था, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन का मूल्य बराबर होता है। ग्रेजुएशन देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन का जो मूल्य होता है वो औसत लागत के क्या होता है, इक्वल होता है, तो औसत लागत के वो बराबर होता है ना। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा ग्रेजुएशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न तो आपका हो गया है। अब 14वें प्रश्न से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 14वां आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 14। तो ये देख रहे हैं आप प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 क्या है, कुल प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती। प्रश्न ध्यान सुनिए एक बार फिर से, क्या है ये, क्या है, कह रहा है कुल प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में जो पूछ रहा है बात आपकी, वो क्या हो जाएगा, उस उत्पादन का नाम जो होता है डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक रूप उत्पादन कहते हैं। ठीक है ना, एक रूप उत्पादन का नाम हम देते हैं जो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये विशेष इस विशेषता को हम लोग एक रूप उत्पादन देते हैं। आइए बढ़ते हैं 15वां। देखिए 15वां क्या है, सोने और चांदी से बाजार जानते हैं कि बड़ा गजब का ये होता है, शेयर मार्केट में रोज सोने और चांदी के रेट जो होते हैं कम बेसी होते रहते हैं, उसको तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो सोने और चांदी का बाजार होता है, कैसा बाजार होता है, तो डियर स्टूडेंट देखिए ये सोने और चांदी का जो बाजार होता है वो अति दीर्घकालीन बाजार होता है ना। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति दीर्घकालीन बाजारों में जो है सोने और चांदी का बाजार होता है। 16वां हम लोग का प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या देखने को मिलता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो होता है डियर स्टूडेंट, तो सीमांत आगम जो होता है वो औसत आगम के समान होती है ना। सीमांत आगम जो होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, सीमांत आगम जो होती है वो ना, सीमांत आगम जो होती है वो क्या होती है, वो औसत आगत के बराबर होती है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, सीमांत लागत जो होता है आपका, और सीमांत आगम वो औसत आगम के बराबर होता है, इक्वल होता है ना। ये चीज भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है आपका 16वां प्रश्न। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए 17वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म को प्राप्त होता है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जो फर्म को प्राप्त होता है उसे हम लोग सामान्य लाभ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सामान्य लाभ बोलते हैं। हम लोग जनरल प्रॉफिट उसको हम लोग बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपका हो जाएगा ये प्रश्न, और बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है, इसको आप लोग अच्छे से कर भी सकते हैं। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसका, 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोग को वैसे ही याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका क्या है, 18वां जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स आप लोग का, अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर होती है वहां पर विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वस्तु विभेद एक आधारभूत विशेषता है। तो वस्तु विभेद जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता है ना, अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता के रूप में जो होता है वस्तु विभेद को याद किया जाता है। 20वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु होती है, तो ये पहले देखिए बताया गया था, वस्तु विभेद तो भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की वस्तु होती है, कैसी होती है डिस्टेंस, भिन्न भिन्न होती है ना। तो डिस्टेंस ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 20 अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपनी डायरी में जरूर देते चलें। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अब तक वीडियो लेक्चर अपने प्रोवाइड कर रखे हैं तो डिस्टेंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा।
और इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल